My name is Praveen Verma. I am the author of book Success is a State of Mind. इस बुक का बेस एक कोटेशन और 4 पंचतंत्र की कहानियों पर टिका हुआ है। एक कोटेशन जो ये कहती है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल। कैसे टाइप के लोग हैं? नंबर 1, हु वेट्स फॉर थिंग्स टू हैपन। नंबर 2 टाइप इज दोज हु मेक्स थिंग्स हैपन। एंड नंबर 3, दोज हु वंडर व्हाट्स हैपनिंग। इस कोटेशन की तीनों कैटेगरीज को मैंने 3 पंचतंत्र की कहानियों से जोड़ा। अब मेरे हिसाब से जरूरी है कि मैं पहले आपको थोड़ा पंचतंत्र की स्टोरीज की हिस्ट्री के बारे में बता दूं। हजारों साल पुरानी कहानियां हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई हैं, लेकिन बहुत मीनिंगफुल हैं। काफी गहराई है इनमें, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहती है। इन स्टोरीज को लिखने वाले का नाम है पंडित विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ये जो स्टोरीज थी पंचतंत्र की, ये दरअसल 3 राजकुमारों को कही थी। और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस यह था कि राजकुमारों को एक अच्छा राजा बनने के लिए तैयार किया जा सके। अब कोटेशन की पहली लाइन क्या कहती है? कोटेशन की पहली लाइन ये बात करती है एक ऐसे आदमी के बारे में, द वन हु वेट्स फॉर थिंग्स टू हैपन। जब मैंने पहली बार इस लाइन को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ऐसे आदमी की बात हो रही है जो कि बिल्कुल सुस्त है, कुछ करना नहीं चाहता और शायद भाग्य में यकीन करता है कि कभी तो उसकी जिंदगी में बाहर आएगी, भगवान उसे भी छप्पड़ फाड़ कर कुछ तो देगा। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो है यह उसका बिल्कुल उल्टा। यानी ये किसी लेजी आदमी की या लूजर की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसे आदमी की बात हो रही है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, जो कि निस्वार्थ भाव से सिर्फ कर्म करता है और फल की या रिजल्ट की परवाह नहीं करता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पंचतंत्र की स्टोरी ली है। आप सबने सुनी होगी, एक कहानी जिसमें एक खरगोश है और एक शेर है, यानी एक खरगोश और शेर की कहानी जो बताती है कि एक बार एक जंगल में एक शेर था जो कि जानवरों को मार के खा जाता था। लेकिन होता क्या था कि अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देता था। जंगल के सारे जानवर इससे परेशान होकर एक दिन शेर के पास गए और बोले कि महाराज, आप अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देते हो, लेकिन अगर हम लोग रोज आपके पास एक जानवर भेज दें तो अपने आप आपकी जो जरूरत है, भूख की जो जरूरत है, वो भी पूरी हो जाएगी और बाकी जानवर भी शांति से रह पाएंगे। अब शेर ने उनकी बात मान ली और जानवरों ने रोज एक एक जानवर भेजना शुरू कर दिया। अब एक दिन खरगोश की बारी आई। अब कहानी कहती है कि जिस दिन खरगोश की बारी आई, उस दिन खरगोश सुबह उठा और शेर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। मौसम बहुत अच्छा था, खरगोश मस्ती में था, खेलते खेलते लेट हो गया और उधर शेर इंतजार कर करके गुस्से में आता जा रहा था, क्योंकि उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, दिन ढलता जा रहा था और कोई जानवर किसी का नामो निशान नहीं था। अब जब फाइनली खरगोश पहुंचा, तब तक शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और जब उसने एक छोटे से खरगोश को देखा तो वो बिल्कुल ही आग बबूला हो गया। दहाड़ कर गुस्से में उसने खरगोश से लेट आने का कारण पूछा। अब खरगोश ने कहा कि महाराज, मैं तो टाइम पर निकला था, लेकिन मुझे एक और शेर मिल गया और मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं महाराज के पास जा रहा हूं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। ना जाने किस तरह से उसे चकमा देके आ रहा हूं। अब शेर बोला, मेरे जंगल में दूसरा शेर कहां पे है? मुझे अभी लेके चलो वहां पे। अब खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, दूसरा शेर इस कुएं में छुपा। शेर ने कुएं में देखा अपनी परछाई को और दूसरा शेर मान के जोर से दहाड़ा। एको वापिस आई। कहानी कहती है कि शेर कुएं में कूद गया और मर गया। अब क्या लगता है आपको, क्या मीनिंग है इस स्टोरी का? मेरे हिसाब से खरगोश इस कहानी में रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो कि बिल्कुल शांत है, निडर है, इमोशनली स्ट्रांग है और बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है। कहानी कहती है कि वो खेलने कूदने में मगन हो गया
और उस वजह से लेट हो गया। बॉस, ही वॉज फेसिंग ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और खेलने कूदने में मस्त हो गया। यह तभी संभव है जब खरगोश मौत के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मस्त था बिल्कुल, उसे अगले पल की कोई चिंता नहीं थी। और दूसरी तरफ शेर रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो अशांत है, इमोशनली वीक है, गुस्से में है और उस गुस्से की वजह से उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। अब जब एक शांत, स्टेबल, इमोशनली स्ट्रांग स्टेट ऑफ माइंड का सामना अशांत, गुस्से वाले स्टेट ऑफ माइंड से होगा तो यह बताने की जरूरत नहीं कि जीत किसकी होगी। और इस कहानी में भी वही हुआ। ये कहानी देखा जाए तो बहुत मीनिंगफुल है और कोटेशन की पहली लाइन से बिल्कुल मिलती है, यानी द वन हु वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, जो कि इमोशनली स्ट्रांग है, शांत है और प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला जो लोग हैं, इस दुनिया में सफलता की ऊंचाइयों को पाते हैं। और कोटेशन की दूसरी लाइन की तरफ देखें तो एक ऐसे आदमी या स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करती है विच सेज, द लाइन सेज, दोज हु मेक्स थिंग्स हैपन। ऐसे लोग जो गो गेटर होते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल देम ऑप्टिमिस्टिक। ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। इनका स्टेट ऑफ माइंड पास्ट में भी जाता है और फ्यूचर में भी जाता है। पास्ट की मिस्टेक्स को ये लोग एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं और फ्यूचर का आउटलुक इनका हमेशा पॉजिटिव होता है। आप इनको कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंजिंग सिचुएशन दे दो तो इनका स्टेट ऑफ माइंड जो है कुछ इस तरह से वर्क करता है कि ये मान के चलते हैं कि अगर समस्या है तो हल भी होगा। अब डे टू डे या रोजमर्रा की जो समस्याएं एक आदमी की जिंदगी में आती हैं, अगर इनके सामने आए तो ये लोग घबराते नहीं हैं और उस सिचुएशन में इनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल स्टेबल रहता है। और इस स्टेट को मैंने जिस पंचतंत्र की कहानी से जोड़ा वो कहानी है एक प्यासे कौवे की। आप सबने सुनी होगी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ी होगी बल्कि। कहानी क्या कहती है कि एक प्यासा कौवा था, प्यास से बेहाल था, लेकिन एक जगह पे उसको पानी फाइनली मिल गया, लेकिन ऐसे बर्तन में था जिसमें उसकी चोंच नहीं जा रही थी। और उसने क्या किया, उसने वहां पास पड़े हुए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उठाए और बर्तन में डाले। पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। और मोरल ऑफ द स्टोरी जो हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ये कहता है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आप अपने आसपास एक नजर दौड़ाओ, याद करो ऐसे लोगों को जो दुनियादारी की डेफिनेशन के हिसाब से सफल लोग हैं और ध्यान से देखो कि वो सफल क्यों है। क्या यह सच नहीं है कि उन लोगों में यह एक खूबी आप जरूर पाओगे कि जब वो लाइफ की टफ सिचुएशंस को या मुश्किल हालातों में फेस करते हैं तो टूटते नहीं है, रोते नहीं है, बल्कि हालात का सामना करते हैं और मुश्किल हालात से और स्ट्रांग होकर बाहर निकलते हैं। अब कारण क्या है? कारण एक ही है कि ऐसे लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब देखा जाए तो कहानी जो पहली वाली है उसमें भी हमने यही कहा कि मेंटली स्ट्रांग आदमी जो होते हैं वो सफल होते हैं और कहानी दूसरी भी यही कह रही है। तो उस हिसाब से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में फर्क क्या है? ध्यान से देखोगे तो कैटेगरी 2 कहती है कि इस कैटेगरी के लोग जब छोटी मोटी समस्याओं में फंसे होते हैं तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर इनके सामने कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो तो शायद कैटेगरी 2 का आदमी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएगा और टूट जाएगा। छोटी मोटी समस्या के सामने बिल्कुल स्टेबल रहता है, ये डिफरेंस है। और जो स्टोरी जोड़ी है वो साफ है कि सिचुएशन एक प्रॉब्लम है जो कि जीवन मरण वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कोटेशन की तीसरी लाइन को देखते हैं कि वो क्या कहती है। थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु वंडर व्हाट इज हैपनिंग। ये एक ऐसी किस्म के लोग हैं जिन्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, बिल्कुल बेहोश हैं। इनकी स्टेट ऑफ माइंड कभी प्रेजेंट में नहीं रहती। या तो ये हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं
और या फिर ये फ्यूचर के बारे में। ऐसे लोग हमेशा दुखी मिलेंगे, रोते हुए मिलेंगे। और इनके साथ मैंने पंचतंत्र की जो स्टोरी जोड़ी, वो स्टोरी है ग्रीडी डॉग की। सबने सुनी होगी कि कैसे एक कुत्ता हड्डी का टुकड़ा लेके मुंह में लेके एक नदी के पुल को क्रॉस कर रहा था, और जब उसने अपनी रिफ्लेक्शन पानी में देखी तो सोचा कि दूसरे कुत्ते की हड्डी भी छीन लूं। और जैसे ही वो उसको छीनने के लिए भौंका, मुंह खोला और उसकी हड्डी भी गिर गई। अब देखा जाए तो ग्रीड एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है। जैसा हमने पहली स्टोरी में देखा कि नेगेटिव इमोशन में बुद्धि भ्रष्ट कर देता, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब पहली कहानी में अगर सिचुएशन ऐसी थी कि जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी, लेकिन एक शांत और स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से डिफ्यूज हो गई। दूसरी कहानी में डे टू डे रूटीन की प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, स्टेबल स्ट्रॉन्ग मेंटल कंडीशन की वजह से ऐसे लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं, ये देखा हमने। और ये जो अब तीसरे टाइप के लोग हैं, दोज हू वंडर व्हाट इज हैपनिंग, इनकी जिंदगी में देखा जाए तो कोई समस्या ऐसा सच नहीं है। अब कुत्ते को जो चाहिए यानी हड्डी, वो उसके मुंह में है। देखा जाए तो उसका टाइम अच्छा चल रहा, कोई समस्या नहीं है, और अपॉर्चुनिटी उसके मुंह में और उसे पता भी नहीं है। अपने अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है उसने वो भी खो दी। अगर आपका माइंड शांत नहीं है और आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल नहीं हो तो ऐसा ही होगा। अब ऐसे लोग हाथ में आई अपॉर्चुनिटी खोने के बाद करते क्या हैं? रोते हैं अपनी स्टेट के लिए। जो स्टेट में वो पहुंच गए उसमें दूसरों को दोष देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस जिंदगी में ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इन 3 पंचतंत्र की कहानियों के थ्रू मैंने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे स्टेट ऑफ माइंड आपकी सफलता और असफलता से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैंने इस बुक को टाइटल दिया सक्सेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। हालांकि इतने सालों बाद अब मुझे लगता है कि अगर टाइटल होता सक्सेस एंड स्टेट ऑफ माइंड तो शायद ज्यादा ठीक होता। आखिर में कोई सॉल्यूशन देना भी जरूरी है। मेरा मानना यह है कि हर आदमी तीनों तरह की स्टेट ऑफ माइंड में एक पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। आप किस स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादातर समय रहते हो उससे आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय होती है। अब क्योंकि तीनों कैटेगरीज में फर्क है, वो एक बेसिक फर्क यही है कि शांत और अशांत स्टेट ऑफ माइंड, यानी पेंडुलम का एक कोना शांत और पेंडुलम का दूसरा कोना अशांत, इसके बीच में आप कहाँ पे हो ये डिसाइड करेगा आपका फेट। तो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो माइंड को अशांति से शांति की तरफ ले जाए। और फिर जो सॉल्यूशन हो वो भी कहानी अगर पंचतंत्र के साथ जुड़ी हो तो ही एप्ट बैठेगा। अब इसलिए मैंने इसकी कहानी ली कछुए और खरगोश की। सबने सुनी होगी कि कैसे कछुए और खरगोश की रेस हुई और कैसे खरगोश भागा, आराम किया, सो गया और फाइनली कछुआ जीत गया। अब यह कहानी असल जिंदगी में अगर खरगोश और कछुए के बीच में होती तो शायद हमेशा खरगोश ही जीतता, लेकिन कहानी में कछुआ जीता। और मोरल ऑफ द स्टोरी सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और मेरे हिसाब से ये कहानी बिल्कुल ठीक है। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि इस कहानी में खरगोश एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है जो कि एंग्शियस है, जल्दी में है, फोकस्ड नहीं है। और दूसरी तरफ कछुआ एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को बताता है जो कि काम है, शांत है, रिलैक्स्ड है। अब जब ऐसे दो स्टेट ऑफ माइंड का मुकाबला होगा तो आप बताओ कौन जीतेगा? कहने की जरूरत नहीं कि कछुआ तब भी जीता था और कछुआ आज भी जीतेगा। अगर आप लाइफ में सफलता पाना चाहते हो तो स्लो डाउन योर माइंड, रिलैक्स योर माइंड। जितना माइंड रिलैक्स होगा, शांत होगा, उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब यह कैसे हो, बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे यह बुक लिखकर अपने अंदर से बहुत खुशी हुई थी। अब यह बात अलग है कि मेरी पहली बुक के मुकाबले यह किताब उतनी पॉपुलर नहीं हुई। आई होप कि यह सुनने के बाद आप इस किताब को पढ़ोगे
और शायद ये आपको पसंद आएगी।